नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और कल हमने राजीव गांधी की स्टोरी कवर की थी। गांधी परिवार का हम कह सकते हैं इस देश में एक बड़ा इतिहास रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनसे फिर गांधी एक उनको नाम दिया गया। क्यों दिया गया कि नेहरू से गांधी कैसे हुई, इंदिरा गांधी, तो इस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंदिरा नेहरू थी लेकिन वो गांधी हो गई, तो क्या है इतिहास। और अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो उनके जो भी बेटे थे कहीं ना कहीं वो राजनीति में नहीं है। खैर, ये तो इस पर भी चर्चा कभी करेंगे, लेकिन आज की कहानी जो है वो भारत की आयरन लेडी के बारे में है। इंदिरा गांधी कई चीजों के लिए जानी जाती थी, चाहे वो 1971 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का अलग होना हो, क्योंकि इंदिरा गांधी ही वो थी जिन्होंने बांग्लादेश बना दिया था। इंदिरा गांधी ही वो थी जिन्होंने अमेरिका की आंख में आंख डालकर कहा था कि तुम्हें 7वां बेड़ा भेजना है या 8वां भेजना है, भेज दीजिए, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। 31 अक्टूबर 1984 ये वो दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और दिल्ली में जो है 4 दिनों तक वायलेंस हुआ, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2700 लोग मारे गए, लेकिन अगर गैर सरकारी आंकड़े देखे जाए तो लगभग 5000 लोगों की हत्या कर दी गई। जो सिख लोग थे वो उस वक्त जो है बाहर निकलने से डर रहे थे। कई सारे कारण थे उसके बीच में। मैंने एक दिन कहा था कि भीड़ जितना नुकसान कर सकती है, एक आदमी उतने पाप कभी नहीं करता है। और आम आदमी की यही पहचान है कि वो एक भीड़ है। वो और आम आदमी इसलिए आम भी है, वो खास नहीं हो पाया, उसका कारण भी यही है कि उसने कभी अपने दिमाग और विवेक का यूज नहीं किया। हमेशा याद रखिए कि जो बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं वो कुछ भी बोले लेकिन चीजें सोच समझ कर करते हैं। लेकिन भीड़ का एक हम कह सकते हैं तरीका होता है, जब भी वो कोई काम करते हैं उनके पास अपने विचार नहीं होते हैं, अपना दिमाग नहीं होता है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉमन आदमी की पहचान होती है। 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक जो है क्या हुआ, और आज अगर देखें तो लगभग 40 से 45 साल हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई और कैसे की गई, दोनों चीजों पे बात करेंगे। इंदिरा गांधी में जो भी हम कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री हुए, लगभग में आपने देखा होगा, या जो भी बिलेनियर होते हैं, जो भी बड़े ओहदों पर लोग होते हैं, वो कम ही सोते हैं। तो उन्हीं में से एक खासियत इंदिरा गांधी के अंदर थी कि वो 4 घंटे ही सोती थी। उनका कहना था कि नींद जो है वो 4 घंटे में अच्छी नींद मिल जाए तो वो पूरी हो जाती है। और उनका समय भी यही था कि वो 12 बजे सोती थी और 4 बजे उठ जाती थी। लेकिन 31 अक्टूबर की सुबह जो है वो नॉर्मल दिन जो उनके बीतते थे आम दिनों के हिसाब से जो है कुछ लेट में उठी, और उसका कारण ये था कि उन्होंने जो है उस वक्त चुनावी माहौल था, तो काफी रैलियां कर रही थी, जिसकी वजह से जो है उन्हीं रैलियों की वजह से कई बार उनको थक जाती थी, उम्र भी हो रही थी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी कि उस दिन जो है 31 अक्टूबर 1984 को वो देर में उठती हैं। वहां पर अगर देखेंगे तो एक सरकारी निवास जो है प्रधानमंत्री का, उसको बोलते हैं एक सफदरजंग।
इसी नाम से वो फेमस है, एक सफदरजंग के नाम से फेमस है। और एक सफदरजंग रोड में जो है दो बंगले थे, एक लोगों से मिलने के लिए था और एक उनका प्राइवेट रहने के लिए था, मतलब प्राइवेट नहीं था लेकिन रहने के लिए था। इसमें जो है राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उनके पोता पोती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी खुद रहती थी, 5 लोग रहते थे। नॉर्मल दिनों की तरह वो भी दिन था, बस वो देर में उस दिन उठी थी कुछ। राहुल और प्रियंका उस वक्त काफी छोटे थे, तो उनको जो है ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी खुद तैयार करके स्कूल भेजा करती थी, मतलब बाकी लोग उन्हें तैयार करते थे, लेकिन राहुल और प्रियंका को जब भेजते थे तो इंदिरा गांधी खुद उन्हें गेट तक छोड़ना या घर से बाहर निकालना, जो भी चीजें होती थी तो वो इंदिरा गांधी खुद करती थी, क्योंकि उनका पोते पोती उनके साथ रहते थे। स्कूल भेजने के बाद होता क्या है कि जब राहुल और प्रियंका स्कूल चले जाते हैं और जो राजीव गांधी थे वो उस वक्त जो है पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, तो अब घर पर जो है सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी अकेली रह जाती हैं। योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सारी चीजें जो है उनके लिए आम थी, डेली उनका रूटीन था, वो करती थी। उस वक्त एक ब्रिटिश एक्टर थे आयरिश, उनका नाम था आयरिश, वो टीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और वो जो है पिछले 2 दिनों से लगभग इंदिरा गांधी के साथ उड़ीसा में भी थे और जब इंदिरा गांधी वापस अपने निवास पर आई तब भी उनके साथ थे। कहते हैं कि पूरा सब कुछ शूट हो चुका था, लेकिन 1 घंटे का इंटरव्यू लेना था और इस 1 घंटे के इंटरव्यू के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्री पूरी हो जाती है। अच्छा, जो पिछले 2 दिनों से वो उनके साथ थे तो वो इसी बात पर रिसर्च कर रहे थे कि उनका रूटीन क्या है, कैसे वो लोगों से मिलती हैं और चुनावी रैलियां कैसे करती हैं। सो यही सारी चीजें जो है वो उन सारी चीजों को वो रिकॉर्ड कर चुके थे। अब 1 घंटे का इंटरव्यू में जो है उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी थी। कई बार जो होता है डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाते हैं कि कभी ना कभी हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो इन सारी चीजों पे बात होनी थी। इसके बाद जो है जो लगभग 9:30 बजे उनका इंटरव्यू फिक्स था और इंटरव्यू जो था वो अकबर रोड पर होना था। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी बताया कि एक जो है एक सफदरजंग रोड और अकबर रोड, ये दोनों कहते हैं बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं थे। कहते हैं कि जो उनका बंगला था, एक गेट आप पार करते तो एक गेट पार करते ही अकबर रोड आ जाती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का बंगला था, घर तो था नहीं, बहुत बड़ा बंगला था, तो एक गेट आप पार करते अकबर रोड आ जाती थी। 9:27 पर जो है इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड से निकलती हैं। उससे पहले क्या था कि वो जो है मेकअप कर रही थी, कर नहीं रही थी, उनका मेकअप हो रहा था क्योंकि इंटरव्यू वगैरह होना था, तो ये सारी चीजें या उनके जो भी प्रोटोकॉल्स होते वो फॉलो हो रहे थे। 9:27 पर जो है इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड से जो है अब एक अकबर रोड की तरफ निकलती हैं। उनके साथ में जो है उनके पर्सनल सेक्रेटरी ए.के. धवन थे। इंदिरा गांधी आगे आगे चल रही थी, एक ही कदम जो थे, एक कदम उनसे पीछे ए.के. धवन चल रहे थे। और इसके अलावा उनकी जो सिक्योरिटी थी, एनएसजी कमांडोज थे, या इसके अलावा जो है कहते हैं कि इंडो तिब्बत के कुछ जो है सैनिक उनके साथ थे। क्या उस वक्त था क्या नहीं था, यहां तक ये कहा जाता है कि उनके घर की जो सिक्योरिटी थी, जो लोग घर की सिक्योरिटी देखते थे, उस वक्त उनके साथ वो भी लोग थे, मतलब सुरक्षा ठीक ठाक थी। इसके अलावा जो है सफदरजंग रोड से एक अकबर रोड की तरफ वो बढ़ ही रही थी।
मतलब गेट पार करना था। सो वो सफदरजंग रोड से निकल चुकी थी और एक अकबर रोड का जो गेट है, गेट पार करके एक अकबर रोड तक वो पहुंच जाती। तो अभी गेट पार करना ही था उनको। उस वक्त उस दिन जो है उन्होंने नारंगी कलर की साड़ी पहन रखी थी, क्योंकि इंटरव्यू था तो उनके लिए वो साड़ी सेलेक्ट की गई थी। और कैमरे वगैरह जो भी सारी चीजें थी वो सब कुछ बिल्कुल प्रिपेयर था। अकबर रोड पर जो उनका ऑफिस था उसमें सारी चीजें जो है तैयार थी। अब इंदिरा गांधी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे सेक्रेटरी उनके हैं AK धवन, और कहते हैं कि उस वक्त जो है सबसे ताकतवर लोगों में से एक गिने जाते थे। इसके अलावा इंडो तिब्बत बल के जो है जवान उनके साथ चल रहे हैं। उनके जो उस वक्त हम कह सकते हैं कि बंगले की सुरक्षा करने वाले जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी साथ में थे। अब यहीं से एक ट्विस्ट शुरू होता है। दो व्यक्ति इसमें अहम हैं, इनका नाम जान लीजिए। एक थे बेअंत सिंह और एक थे सतवंत सिंह। बेअंत सिंह की बात करें तो ये इंदिरा गांधी के सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट सिक्योरिटी गार्ड में से एक थे। कई बार ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब विदेशी दौरे पर जाती थी तो बेअंत सिंह को साथ लेकर जाती थी। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेअंत सिंह उनके लिए कितने जरूरी थे, कितने खास थे। यहां तक कि ये कहा जाता है कि अगर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है रॉ और कुछ जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में जो सिख लोग हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद होता क्या है कि बेअंत सिंह का जो है ट्रांसफर लेटर आ जाता है। बेअंत सिंह का जब ट्रांसफर लेटर आता है तो बेअंत सिंह जो है वो ट्रांसफर लेटर लेकर इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैडम देखिए, मुझे जो है यहां से मेरा ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। कहते हैं कि लगभग 10 साल से बेअंत सिंह जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी की सुरक्षा बखूबी की थी और काफी वफादार थे। सो बेअंत सिंह कहते हैं कि मैडम हम जाना नहीं चाहते, हमने 10 साल यहाँ मतलब अपने जीवन के 10 साल आपकी सुरक्षा में दिए हैं और आज हमें जो है मेरा ट्रांसफर किया जा रहा है सिर्फ इस बेस पे क्योंकि मैं सिख हूं। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी कहते हैं कि काफी बहस होती है जिन लोगों ने ट्रांसफर किया था और उनका ट्रांसफर जो है तुरंत रोक दिया जाता है और तुरंत उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे AK धवन, उनको ये बात बताई जाती है। AK धवन जो है अथॉरिटी से बात करते हैं और उनका ट्रांसफर रोक दिया जाता है। तो अब आप बेअंत सिंह का ये जलवा था। इसके बाद और इसके बाद कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो है इस पर काफी नाराजगी भी जताई कि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अगर वो सिख हैं और वो मेरी सुरक्षा में हैं तो सिख होने की वजह से आप उनका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी का भी कद कैसा हुआ करता था। शायद उनके लिए जो है धर्म, जाति, मजहब ये सारी चीजें मैटर नहीं करती थी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। और कभी आपने देखा होगा कि उनके कोई ऐसे बयान भी नहीं होंगे जो इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने दिए हों। कहते हैं कि जो बेअंत सिंह था उसकी ड्यूटी जो है गेट के अंदर की तरफ थी और जो सतवंत सिंह था वो बाहर की तरफ था, अकबर रोड की तरफ। सतवंत सिंह जो है उसकी ज्वाइनिंग जो है लगभग 5 महीने पहले ही हुई थी। अब उस दिन जो है सतवंत सिंह जो है अपने जो उसके बॉस होते हैं या हम कह सकते हैं जो सीनियर्स होते हैं उनको बताता है कि उसको लूज मोशन है और बाहर से अंदर की तरफ आना जो है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बड़े बंगले होते हैं तो कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो बाहर से अंदर की तरफ आना मुश्किल है तो आप हमारी ड्यूटी जो है अंदर की तरफ लगा दो। इसमें बहुत बड़ा कोई इशू भी नहीं था, कोई व्यक्ति बीमार है या कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो अथॉरिटी को भी लगा कि जायज परेशानी है तो वो लोग उसकी ड्यूटी अंदर की तरफ लगा देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को जो है बाहर की तरफ भेज देते हैं, किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बाहर की तरफ भेज देते हैं।
इसके बाद क्या होता है कि जब जब भी इंदिरा गांधी कहते हैं कि अपने बंगले से ऑफिस की तरफ निकलती थी, तो बेअंत सिंह का एक हम कह सकते हैं कि आदत हो चुकी थी कि वो इंदिरा गांधी से नमस्ते रोज किया करते थे। अच्छा, इंदिरा गांधी भी जब गेट तक पहुंचती थी तो उनको पता था कि बेअंत सिंह जैसे ही हमें देखेगा वो नमस्ते करेगा। उस दिन भी इंदिरा गांधी जैसे ही पहुंचती, उनकी नजरें मिलती हैं तो इंदिरा गांधी हाथ जोड़ती हैं। अक्सर वो हाथ जोड़कर ही बेअंत सिंह से नमस्ते करती थी। तो उस दिन भी जब हाथ जोड़ती हैं, बेअंत सिंह भी नमस्ते करता है और वो भी नमस्ते करता है। पहले वो नमस्ते करता है, इंदिरा गांधी हाथ जोड़ती हैं। बस इतनी ही उनके बीच में जो है कन्वर्सेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि वार्तालाप होता है। बेअंत सिंह जो है अपनी फेवरेट पिस्टल निकालता है और इंदिरा गांधी को 3 गोलियां मारता है। इंदिरा गांधी वहीं घास पर गिर जाती हैं। .38 की ये पिस्टल बताते हैं उसके पास थी, और इंदिरा गांधी वहीं पर गिर जाती हैं। सीने में एक गोली लगी थी, एक पेट में उनके गोली लगी थी, और एक कहते हैं कि दिल के पास में जो है दिल में एक गोली अटक गई थी। तो लगभग 3 गोली उनके लगती हैं और वो वहीं पर गिर जाती हैं। इसके बाद जो है सतवंत सिंह जो है वहीं पर स्टेन गन लिए खड़ा होता है। वो जैसे देखता है कि वो इंदिरा गांधी गिर गई हैं, वो स्टेन गन की नली जो है इंदिरा गांधी की तरफ करता है और कहते हैं कि तब तक लगातार वो गोली चलाता रहता है जब तक कि सारी मैगजीन खाली नहीं हो जाती है। कहते हैं कि उसमें जो है 27 गोलियां थी और 27 की 27 गोलियां जो है वो इंदिरा गांधी को वो मार देता है। इसके बाद उन्हें पहले से ही बता दिया गया होगा ये सारी चीजें, वो दोनों हथियार फेंक देते हैं और अपने हाथ ऊपर कर देते हैं सरेंडर करने के लिए, कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपको मारा नहीं जाएगा, आप पर गोली नहीं चलाई जाएगी। तब तक क्या होता है कि आईटीबीपी के और बाकी जवान जो है, जो भी उनकी सुरक्षा में थे, वो सारे आ जाते हैं और उन दोनों पर काबू पा लेते हैं। अब लगभग 30 गोलियां चली थी, तो सोनिया गांधी भी, जो कि कहते हैं कि बाथरूम में थी, नहा रही थी, या जो भी मॉर्निंग सुबह का समय था, वो भी गाउन में ही जो है बाहर निकल आती है, क्योंकि गोलियों की आवाज वहां तक पहुंच चुकी थी। जब वो बाहर आती हैं तो देखती हैं कि इंदिरा गांधी जो है लहूलुहान पड़ी हुई हैं। लगभग 2 मिनट लगते हैं गोली लगने में और उनको गाड़ी में डालने में, और 10 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि जो अस्पताल था वो लगभग ये मान के चलिए कि 10 मिनट की ही दूरी पर था। इसके बाद जो है उन दोनों को जो है वहीं पर एक गार्ड हाउस था जिसमें सुरक्षा गार्ड रहते थे, या उनका मतलब रहने का बिल्कुल वही था, वहां पर इन दोनों को जो है ले जाया जाता है। जब इन दोनों को गार्ड हाउस में ले जाया जाता है, ये कहा जाता है कि जो बेअंत सिंह था उसने एक सुरक्षा कर्मी की स्टेन गन जो है वो छीनने की कोशिश की। तो स्टेन गन छीनने के लिए जो है, छीनने की वजह से सुरक्षा कर्मी उस पर गोली चला देते हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और जो सतवंत सिंह था उसने अपनी पगड़ी में एक चाकू छिपा रखा था, और वो चाकू से हमला कर देता है। उस पर भी गोलियां चलाई जाती हैं और उसके बाद वो घायल हो जाता है। ये सारी चीजें हो रही थी। लगभग 9:28 पर उनको गोली लगती है और 9:38 पर जो है इंदिरा गांधी एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। जब वो अस्पताल पहुंचती हैं तो उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है। डॉक्टरों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो लगभग 12 डॉक्टरों की टीम एक तैयार रहती है। 7 गोलियां निकाली जाती हैं, लेकिन 23 गोलियां अभी भी अंदर थी। 28 बोतल खून चढ़ाया जाता है, और हमने पहले बताया कि एक गोली जो है उनके दिल में लगी हुई थी। आर के धवन जो है वो उन्हें
कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी कि अगर इनकी इंदिरा गांधी की के साथ जो भी हुआ, अगर ये बाहर खबर पहुंची तो देश में बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। और उनका जो हम कह सकते हैं उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल गलत नहीं थी, सच हुआ। वो चाहते थे कि ये सारी चीजें ना हो, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। आर के धवन जो है वो कहते हैं कि ये बात जो है लीक नहीं होनी चाहिए, वरना देश में जो है बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, और खासकर दिल्ली में। सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था, बाहर पड़ी हुई थी। मतलब उन्हें जो है धवन और भी सिक्योरिटी के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। अब राजीव गांधी तक भी ये खबर पहुंच गई कि उन्होंने कहा हम निकल रहे हैं। इसके बाद जो है 1 बजे, लगभग 1 बजे के आसपास डॉक्टर जो है वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब जो है हमारे लिए इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोपहर तक एम्स के बाहर जो है भीड़ जमा होने लगती है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स बाकी लोग आना शुरू हो जाते हैं। 1:45 क्या 1:45 पर जो है एक न्यूज एजेंसी जो है इस खबर को ब्रेक कर देती है। देश को पता चलता है कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है, और उस वक्त जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे, वो भी विदेश में थे। उन तक खबर पहुंचती है, वो भी वहां से निकलते हैं और कहते हैं कि इंदिरा गांधी की इस इंसिडेंट को जो है, ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, ये जो घटना उनके साथ हुई, इसको इतना सीक्रेट रखा जाना था, इतना सीक्रेट रखना चाहते थे वो लोग कि जो एम्स में बाकी के लोग थे उनको भी पता नहीं था कि कौन आया है। 12 डॉक्टरों की जो टीम थी, केवल उन्हें पता था कि यहाँ एक इंदिरा गांधी जी आई हैं, बाकी लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पे कौन आया है। धीरे धीरे हम डॉक्टर्स को भी पता चल गया कि अब बचना मुश्किल है। संयोग ये देखिए कि डॉक्टरों ने जो मौत का टाइम लिखा वो 1:45 लिखा, और 1:45 पर ही एक न्यूज एजेंसी जो है वो इंदिरा गांधी की मौत की खबर को ब्रेक कर देती है। ज्ञानी जैल सिंह जो है शाम तक दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट से वो सीधा जो है एम्स की तरफ रवाना होते हैं। ज्ञानी जैल सिंह का काफिला जो है जैसे जैसे एम्स की तरफ बढ़ रहा था, अब दिल्ली में क्या होने वाला था ये उनके काफिले ने तय कर दिया था। अब आपको लग रहा होगा कि काफिले ने कैसे तय कर दिया। जब ज्ञानी जैल सिंह का काफिला एम्स की तरफ बढ़ रहा था तो उनके काफिले पर पथराव होता है और उनकी कार के शीशे टूट जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक सिख जो कि मौजूदा राष्ट्रपति है, लोगों ने उस पर पथराव कर दिया, तो बाकी जो आम जनता थी उनका क्या होगा। कहते हैं इसी काफिले ने तय कर दिया कि जब ये काफिला बढ़ रहा था और ज्ञानी जैल सिंह को अब अंदाजा हो गया था कि दिल्ली में क्या होने वाला है, लगभग 5000 सिख लोगों की जो है हत्या कर दी जाती है, और पुलिस पर भी आरोप लगता है। ये भी कहा जाता है कि सेना देर में बुलाई गई। इसके बाद कहर सिंह को जो है अरेस्ट किया जाता है, जो कि इस पूरी साजिश में शामिल था। 6 जनवरी 1989 को जो है इन दोनों को फांसी दे दी जाती है, और इस सबके पीछे जो कारण बताया गया कि वो 5 महीने पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसकी वजह से जो है उसका बदला इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये लिया। लेकिन दिल्ली में आज भी एक कॉलोनी है जो विधवा कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, जिसमें कहते हैं कि 5000 सिखों की जो है हत्या कर दी गई थी। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि ये जो 5000 लोगों को मारा गया इसके पीछे रीजन क्या था, तो शायद किसी के पास जवाब ना हो। लेकिन हमने फिर कहा ना कि भीड़ जो है वो उसके पास जो है दिमाग नाम की चीज नहीं होती है, उसके पास एक कॉमन सेंस नहीं होता है। भीड़ और जानवर बराबर होता है, क्योंकि भीड़ जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती। कुछ ऐसा ही हुआ उस वक्त दिल्ली में। 3 दिनों तक ऐसा नरसंहार हुआ
जो कि हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग आरोप लगाते रहते हैं, कभी हम लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि कोई बाहर से आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने लूटा। इस देश ने भी बहुत सारे दर्द दिए हैं। अगर ठीक से उनको पढ़ा जाए, ठीक से जाना जाए, तो बाहर से चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे वो हम कह सकते हैं कि मुगल आए हों, उन लोगों ने जितने दर्द नहीं दिए, जितनी हम कह सकते हैं इस देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, इस देश की प्रॉपर्टीज को नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा कहीं नुकसान जो है इस देश की भीड़ ने पहुंचाया है। आज भी आप देखेंगे, आज की डेट में ही भी देखिए तो भीड़ ने जो है आज भी बहुत नुकसान कर रही है।